हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 49 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, जिसमें हमने पिछले 15 से 20 सालों में पूछे गए एग्जाम, चाहे वह टीजीटी हो या पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या यूजीसी नेट जेआरएफ आदि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 49 के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में जनसंख्या का अच्छा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य इसका मुख्य कारण है। तो कौन सा तथ्य है जो इसका एक मुख्य कारण है? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक राजनीतिक अस्त व्यस्तताओं से समग्र सामाजिक आर्थिक विकास पर दबाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी है पूंजी निर्माण की दर से अधिक तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी है देश की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर निर्भर है। और ऑप्शन नंबर डी है कुल जनसंख्या में श्रमिकों का अनुपात काफ़ी कम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पूंजी निर्माण की दर से अधिक तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि भारत में जनसंख्या का अच्छा हिस्सा जो है वह गरीबी रेखा के नीचे रहता है, क्योंकि इसका एक मुख्य कारण है कि पूंजी निर्माण की दर से अधिक तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या को स्थिर कर देना है? ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 2030 तक। ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 2055 तक। ऑप्शन नंबर सी है वर्ष 2035 तक और ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 2045 तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1945 तक। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य वर्ष 2045 तक जनसंख्या को स्थिर कर देना है। तो इस वजह से हमारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पुनर्जनन की जैविक क्षमता को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उर्वरता, ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर सी है बांझपन और ऑप्शन नंबर डी है जनन शक्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जनन शक्ति। पुनर्जनन की जैविक क्षमता को जनन शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, पहले को कथन ए से और दूसरे को उसके कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि जननिक दोष विशेष के कारण महाराष्ट्र के अमरावती जिले में कोरकू लोगों में मृत्यु दर बहुत ऊंची है और इसका कारण कह रहा है कि इस जनजात में दांत कोशिका अरक्तता रोग जो है पाया जाता है, जिससे आदिवासियों में रोग से बचाव की क्षमता कम हो जाती है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं और साथ ही साथ कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जननिक दोष विशेष के कारण महाराष्ट्र के अमरावती जिले में कोरकू लोगों में मृत्यु दर जो है वह बहुत ऊंची है और इसका कारण क्या है कि इस जनजात में दांत कोशिका अमरकता रोग जो है पाया जाता है, जिससे आदिवासियों में रोग से बचाव की क्षमता जो है वह कम हो जाती है। तो इस वजह से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, पहले को कथन ए से और दूसरे को उसके कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मोटर कार तथा आधुनिक यातायात के अन्य साधनों द्वारा मानवीय संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं और इसका कारण दिया गया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने समाज के सभी वर्गों के लोगों के व्यवहार, मूल्यों व अभिवृत्तियों को प्रभावित किया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं और साथ ही साथ कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मोटर कार तथा आधुनिक यातायात के अन्य साधन जो हैं अन्य साधनों द्वारा मानवीय संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं।
ठीक है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने, इसका जो कारण है यह है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए व्यवहार, मूल्यों व अभिवृत्तियों को जो है प्रभावित किया है। तो इस वजह से ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, पहले को कथन ए से और दूसरे को उसके कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि सभी नगर तेजी से बढ़ रहे हैं, आबादी का लगभग 40% 20 वर्ष की आयु से कम है और 48% 20 से 49 वर्ष के वयस्क हैं। और इसका कारण दिया गया है कि भूमि का आकर्षण तथा अन्य सामाजिक आर्थिक कारकों से कृषि वर्ग में अधिकाधिक कंगाली आ रही है, जिससे नगरीय क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन अधिक हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं और साथ ही साथ कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि सभी नगर तेजी से बढ़ रहे हैं, आबादी का लगभग जो 40% है उसमें जो है 20 वर्ष की आयु से कम लोग हैं और 48% जो है वो 20 से 49 वर्ष के वयस्क जो है आते हैं। इसका कारण क्या है? किसका कारण यह है कि भूमि का आकर्षण तथा अन्य सामाजिक आर्थिक कारकों से कृषि वर्ग में अधिकाधिक कंगाली आ रही है, जिससे नगरीय क्षेत्रों में श्रमिकों का जो आवागमन है वह अधिक हो रहा है। तो इस वजह से हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, पहले को कथन ए से और दूसरे को उसके कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि भारत के ग्रामीण परिवारों में गरीबी का मुख्य कारण है स्वतंत्रोत्तर भारत में अत्यधिक प्रौद्योगिकी, और इसका कारण दिया गया है कि भारत की ग्रामीण जनता ने अपने निरक्षरता तथा परंपरागत जीवन शैली के कारण आधुनिक तकनीकी की जटिलताओं का सामना नहीं कर पा रही है। तो इस वजह से हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं और साथ ही साथ कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि भारत के ग्रामीण परिवारों में गरीबी का जो मुख्य कारण है वह है स्वतंत्रोत्तर भारत में अत्यधिक प्रौद्योगिकी, और इसका कारण दिया गया है कि भारत की ग्रामीण जनता अपने निरक्षरता तथा परंपरागत जीवन शैली के कारण आधुनिक तकनीकी की जटिलताओं का सामना नहीं कर पा रही है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत का जनसांख्यिकी अति आयु स्तंभ सूची का आधार व्यापक है और अल्प विकसित देश की जनसंख्या के अनुसार है, जिसमें दृष्टिगत होता है। ऑप्शन नंबर ए है किशोर और बाल जनसंख्या का बृहत अनुपात, ऑप्शन नंबर बी है किशोरों का बृहत तथा वयोवृद्धों का लघु अनुपात, ऑप्शन नंबर सी है बाल तथा वयस्क जनसंख्या का बृहत अनुपात और ऑप्शन नंबर डी है वयोवृद्ध और बाल जनसंख्या का बृहत अनुपात। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किशोरों का बृहत तथा वयोवृद्धों का लघु अनुपात। भारत की जनसांख्यिकी आय स्तंभ सूची का आधार व्यापक है और अल्प विकसित देशों की जनसंख्या के अनुसार है, जिसमें किशोरों का बृहत तथा वयोवृद्धों का लघु अनुपात दृष्टिगत है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। यहाँ पे टोटल 4 तत्वों का नाम दिया गया है। पहला है मौसम के अनुसार प्रवचन, दूसरा है साप्ताहिक यात्रा करना, तीसरा है अस्थायी या अर्ध अस्थायी आधार पर आवास परिवर्तन और चौथा दिया गया है जनगणना के पूरे समय के दौरान अपने सामान्य आवास से जो है बाहर रहना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से भारतीय जनगणना में प्रवासी की परिभाषा निर्धारित करने में तत्व हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल 4, यानी कि जनगणना के पूरे समय के दौरान अपने सामान्य आवास से बाहर रहना। भारतीय जनगणना में प्रवासी में मौसम के अनुसार प्रव्रजन, साप्ताहिक यात्रा तथा अस्थायी या अर्ध अस्थायी आधार पर आवास परिवर्तन को न मानकर बल्कि जनगणना के पूरे समय के दौरान अपने सामान्य आवास से बाहर रहें को शामिल जो है किया जाता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक जनसांख्यिकी में निम्नलिखित में से किन संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है? पॉइंट नंबर 1 है जनसंख्या के आकार और क्षेत्रीय वितरण पर,
पॉइंट नंबर 2 है आय और लिंग रचना पर। पॉइंट नंबर 3 है कुल परिवार और विस्तृत नातेदारी समूह जैसे सामाजिक संरचना के प्रकार एवं रूप पर। और पॉइंट नंबर 4 है सामाजिक संस्थाओं के रूप या संरचनात्मक लक्षण पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन कथनों में से कौन सा जो है सही है। तो कौन सा सही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 1, 2 और 3, यानी कि जनसंख्या के आकार और क्षेत्रीय वितरण पर, आय और लिंग रचना पर और कुल परिवार और विस्तृत नातेदारी समूह जैसे सामाजिक रचना के प्रकार एवं रूप पर। सामाजिक जनसांख्यिकी में जनसंख्या के आकार पर, क्षेत्रीय वितरण, आय और लिंग रचना तथा कुल परिवार और विस्तृत नातेदारी समूह जैसे सामाजिक संरचना के प्रकार एवं रूप पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सामाजिक जनसांख्यिकी में डेमोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ए गुइलर्ड ने किया है। किसने किया है, ए गुइलर्ड ने जो है किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें मानवीय विचारों और क्रियाओं के समस्त क्षेत्रों में परिवर्तन शामिल है, उन्हें निरूपित किया है। तो उन्हें किसने निरूपित किया है, ऑप्शन नंबर ए है C.E. वेल्स यानी जूनियर ने, ऑप्शन नंबर बी है बेंजामिन स्वार्ट्ज ने, ऑप्शन नंबर सी है हंटिंगटन ने और ऑप्शन नंबर डी है पॉल ब्रास ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हंटिंगटन ने। किसने, हंटिंगटन ने। ठीक है, राजनीतिक आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें मानवीय विचारों और क्रियाओं के समस्त क्षेत्रों में परिवर्तन शामिल है, जिन्हें हंटिंगटन ने जो है निरूपित किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, राजनीति संस्कृत के अधिग्रहण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिक आधुनिकीकरण, ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक सामाजिकरण, ऑप्शन नंबर सी है राजनीति संस्तरीकरण और ऑप्शन नंबर डी है राजनीतिक वैधता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक सामाजिकरण। राजनीतिक संस्कृत के अधिग्रहण की प्रक्रिया को राजनीतिक सामाजिकरण कहते हैं। राजनीतिक सामाजिकरण की अवधारणा किसने दिया था, यह दिया था एडमंड पावेल ने। किसने दिया था, एडमंड पावेल ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, राजनीतिक आधुनिकीकरण के साथ साथ चलती है। पॉइंट नंबर 1 है निरक्षरता, पॉइंट नंबर 2 है राजनीतिक भागीदारी, पॉइंट नंबर 3 है नगरीकरण और पॉइंट नंबर 4 है जनसंचार माध्यमों का उपयोग। क्वेश्चन कह रहा है कि इन कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 2, 3 और 4, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि राजनीतिक भागीदारी, नगरीकरण और जनसंचार माध्यमों का उपयोग। ठीक है, राजनीति संस्कृत के अधिग्रहण की प्रक्रिया को राजनीति सामाजिकरण कहते हैं। ठीक है, और जिसमें जो है क्या है कि इसमें जो है राजनीति आधुनिकीकरण में क्या है कि राजनीति भागीदारी और नगरीकरण और जनसंचार माध्यमों का उपयोग के साथ साथ जो है यह चलती है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्ता में शामिल हैं। और पॉइंट नंबर 1 है वैधता, पॉइंट नंबर 2 है योग्यता, पॉइंट नंबर 3 है शक्ति और पॉइंट नंबर 4 दिया गया है नियमितता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1, 3 और 4, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि वैधता, शक्ति और नियमितता। ठीक है, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता में वैधता, शक्ति तथा नियमितता होती है। सत्ता पारंपरिक, तार्किक, कानूनी और करिश्माई के रूप में पाई जाती है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वैधता, शक्ति और नियमितता। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है। तो कौन है जो सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 है परिवार, ऑप्शन नंबर बी है स्कूल, ऑप्शन नंबर सी है समूह और ऑप्शन नंबर डी है मीडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी समूह यानी कि वियर ग्रुप। ठीक है, समूह यानी कि वियर ग्रुप सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है, जबकि परिवार, स्कूल और मीडिया ये तीनों ही जो है सामाजिकरण की एजेंसी हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है,
सामाजिक अस्थिरीकरण सिद्धांत में कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? कौन जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पार्सन्स, ऑप्शन नंबर बी है डेविस मूर, ऑप्शन नंबर सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी डेविस मूर। सामाजिक अस्थिरीकरण सिद्धांत में कार्यात्मक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डेविस मूर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सामाजिक अस्थिरीकरण सिद्धांत में जो है कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में डेविस मूर को जो है जाना जाता है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है आत्मसातकरण, ऑप्शन नंबर बी है पृथक्करण, ऑप्शन नंबर सी है एकीकरण और ऑप्शन नंबर डी है पर संस्कृत ग्रहण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एकीकरण। कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के संस्कृत उदाहरणों को मान्यता देना एकीकरण का अच्छा उदाहरण है। एकीकरण वास्तव में एक सामंजस्यपूर्ण स्थिति है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी रचना की निर्णायक भागों में भिन्नता होते हुए भी उसके आपसी संबंधों में संगठन होता है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों का वर्गीकरण में किसने किया है? किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए है कोटा ने, ऑप्शन नंबर बी है दुर्खीम ने, ऑप्शन नंबर सी है मैक्स वेबर ने और ऑप्शन नंबर डी है स्पेंसर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। किसने किया है? तो स्पेंसर ने किया है। औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों का वर्गीकरण में स्पेंसर ने किया है। ठीक है, स्पेंसर ने समाज का वर्गीकरण निम्नलिखित दो भागों में किया है। पहला है हमारा पहला है औद्योगिक समाज और दूसरा है सैनिक समाज। ठीक है, पहला है औद्योगिक समाज और दूसरा है सैनिक समाज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? ऑप्शन नंबर ए है विकास में महिलाएं, ऑप्शन नंबर बी है महिलाएं और विकास, ऑप्शन नंबर सी है लिंग और विकास और ऑप्शन नंबर डी है महिलाएं, पर्यावरण और विकास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विकास में महिलाएं। विकास में महिलाएं उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करती हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर बी है राल्फ डारेनडॉर्फ ने और ऑप्शन नंबर सी है मैक्स वेबर ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी टी.बी. बोटोमोर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राल्फ डारेनडॉर्फ ने। ठीक है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक राल्फ डारेनडॉर्फ ने लिखी है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए है इरावती कार्बे ने, ऑप्शन नंबर बी है एम.एस. गोरे ने, ऑप्शन नंबर सी है लीला दुबे ने और ऑप्शन नंबर डी है आई.पी. देसाई ने। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमारे सभी प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट नंबर 49 के क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और साथ ही साथ आप लोग यह ज़रूर बताइएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें। और आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे क्या होगा कि हम आपके कमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कंसीडर करेंगे। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।